एडवांस अकाउंट्स जनवरी 26 एक और बेहद खूबसूरत सीरीज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा सुन लीजिएगा, अगर जाने तो वीडियो छोड़ के जाइए, अगर इंट्रो स्किप करना है तो मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। पहले तो ये सुन लीजिए हम इस सीरीज़ के अंदर क्या कराने वाले हैं। मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर्स और कंसोलिडेशन, इनमें जो कीमती एडजस्टमेंट्स हैं वो छांट करके PDF बना के लाया हूँ, वो सारी कवर अप करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 21,000 होते ही MCQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। साथ ही साथ 2 सीरीज और चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही यूट्यूब पर। एक क्या है, एक के अंदर हम लोग 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन करा रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं हर एक चैप्टर से जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ये हो गई हमारी 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, एडजस्टमेंट सीरीज। 2 ये हो गई, ठीक है जी। और तीसरी कौन सी चल रही है? तीसरी एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन 10 मिनट में करा है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ फायदा उठाओ। सर अगर हमें RTB PYQ भी करने हो, केस बेस्ड MCQ भी करने हो, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हो, और सर जी MCQ के भी कुछ टेस्ट हो जाएं, लेक्चर्स वगैरह मिल जाएं, और कॉन्सेप्चुअल चर्चा पूरी हो जाए, चार्ट्स वगैरह जहाँ से आप रिवाइज कराते हो, हार्डबुक मिल जाए, सारी फैसिलिटीज़ नॉमिनल प्राइस 699 में वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा लो। चार्ट रिवीजन बैच का एक लिंक होगा, वहाँ पे सब कुछ 35 घंटे में, कॉन्सेप्ट, RTB PYQ MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट, एवरीथिंग। जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के RTB PYQ में नॉमिनल प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई क्वेरी हो DM करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो। 21,000 होते ही MCQ, और कमेंट करो अब की बार इंटर पार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज बायबैक की बारी है। PDF बना लेंगे, PDF वगैरह चाहिए सब चार्ट रिवीजन बैच में मिलेगी आपको, इसकी PDF वगैरह 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन की, एडजस्टमेंट सीरीज की, एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स की, वो सब आपको बैच में ही मिलेगी, PDF या हार्डबुक जो भी होती है। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बायबैक के, मैं सारे उठा लूँ, RTB PYQ चैप्टर अपना ये स्टडी मैट सबके उठा के, कीमती क्वेश्चन उठा के, उनमें जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट वाले पॉइंट्स है वो सब उठा के ले आया हूँ, ऐसे सारे चैप्टर्स के लाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये हमें ओपन करनी पड़ेगी एज में ताकि हम इस पर लिख सकें। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर रुपये इन करोड़ दे रखा है प्यारे बच्चों आपको। तो आपको सबसे पहली बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको भी आंसर जो है वो इन करोड़ ही दे करके चलना है, आपको आंसर भी इन करोड़ ही लिख करके चलना है। अगर क्वेश्चन में रुपये इन करोड़ है, आप आंसर किसी और वे में लिखते हैं तो प्यारे प्यारे बच्चों आप मार खा जाओगे, आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है सर जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है बच्चा पार्टी, वो कई बार क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी रिडेम्पशन जो है वो डाल देते हैं आपके बायबैक के क्वेश्चन। ये तो बायबैक का मतलब होता है क्या, ये तो बायबैक का मतलब होता है हमारा इक्विटी शेयर्स का बायबैक, पर ये लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस वाला भी डाल देते हैं। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो रिडेम्पशन हुआ करती थी वो आपका एक चैप्टर था इंटर के अंदर, वो चैप्टर फाउंडेशन में डाल दिया और इंटर में बायबैक के अंदर इसके पूछने लग जाते हैं, ऐसा कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, तो अगर कभी ऐसा केस है तो आपको क्या करना है, ये लीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रिडेम्पशन की भी एंट्री कर डालना। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, कितने की थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 75 करोड़, पूरी रिडीम हो रही है। तो ये 2 एंट्रीज का ध्यान रखना, ये एक कीमती एडजस्टमेंट है कि अगर बायबैक के क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रिडेम्पशन हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये 2 एंट्री ना भूलें। कैपिटल चाहे रिडीम होती हो चाहे बायबैक होती हो, डेबिट होगी, प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट करोगे उन्हें क्रेडिट कर देंगे, और अगली एंट्री में प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक, ये ड्यू करने की है, रिडेम्पशन को ड्यू करने की एंट्री है, ये पे करने की एंट्री, कैपिटल डेबिट टू बैंक। इफेक्ट यही है, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट तो एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, आपस में सेट ऑफ हो गया, पर फिर भी अलग अलग 2 ही एंट्री करनी है, डायरेक्ट मत करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे बच्चों जो अगली एडजस्टमेंट है जो बहुत कीमती है, जो बहुत कीमती है वो कुछ इस प्रकार से है। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, एक कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, अपने खुद के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्हें कैंसिल किया जाता है, तो उसकी एंट्री ये होती है प्यारे बच्चों, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स हैं, जो लायबिलिटी होती है, अब आप उसे कैंसिल कर रहे हो, लायबिलिटी जब भी कैंसिल होगी उसे डेबिट करेंगे, इसलिए डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसे कैंसिल कर रहे हो, एसेट को जब कैंसिल करते हैं क्रेडिट करते हैं, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर हो जाएगा क्रेडिट। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट में आती है फेस वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी 2.2, और टू इन्वेस्टमेंट में आती है कॉस्ट प्राइस जो हमारे क्वेश्चन ने दे रखी थी 2, और जो भी डिफरेंस है 0.2 वो चला जाता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स अकाउंट।
प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिवेंचर्स अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद बायबैक के क्वेश्चन में ये घुसा देते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जैसे इस क्वेश्चन में 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस थे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्ते शेयर्स देने का ऑप्शन देती है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कहती है हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 100 है, तुम्हें 50 में दे देंगे। क्यों? उनको जोड़े रखने के लिए अपने आप से, उनको मालिक वाली फील देने के लिए, ताकि वो दिल से काम करे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मार्केट प्राइस 30 रुपए चल रहा था, कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कह रही है कि तुम्हें 1 लाख शेयर दे देंगे, 30 की जगह 20 में, सस्ता दे देंगे, हमसे जुड़े रहो, बस मन लगा के काम करो। 50,000 शेयर्स खरीद लिए एम्प्लॉयज ने, पूरा ऑप्शन यूज नहीं किया, 1 लाख का 50,000 का यूज किया। तो क्या होगा ऐसे में एंट्री? बैंक डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसे आएंगे कितने, 50,000 इंटू 20, रुपीन लाख था इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हमने। 50,000 इंटू 20, क्यों सर? अरे 50,000 शेयर्स बिके हैं और 30 की नहीं 20 तो ले ही रहे हैं एम्प्लॉय से, पूरा 30 रुपए ले रहे, 20 तो ले ही रहे हैं, तो बैंक में कितना आएगा, 50,000 इंटू 20। ठीक है सर। और जो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है 50,000 शेयर्स पे, वो आ जाएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग के नाम से। 10 रुपए का डिस्काउंट दिया वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 50,000 इंटू 10 5, 50,000 इंटू 10 5। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आएगा 50,000 इंटू 20 10। सर ये 20 क्यों आएगा? भाई फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, ठीक है, तुमने दिया 20 में, पर मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना, मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना प्यारे बच्चों। हाँ सर जी, हाँ सर जी, मार्केट प्राइस तो 30 चल रहा है ना। यस सर, यस सर। तो जो तुमने शेयर दिया है उस पर 30 ही लिखा होगा। 20 रुपए तुमने लिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है शेयर भी तुम उन्हें 20 वाले ही दोगे, फिर उन्हें सस्ता क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। तुमने 20 रुपए लिए पर शेयर तो 30 वाले इशू करके दिए ना उनको, तभी तो उनको 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो तुम शेयर दे रहे हो, जो तुम शेयर दे रहे हो उस पर 30 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। तुम ले रहे हो 20, वो बात अलग, क्योंकि तुम सस्ता दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को जोड़े रखने के लिए, पर है वो 30 का ही। शेयर जो इशू हो रहा है उस पर 30 लिखा हुआ है, फेस वैल्यू 10 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20 रुपए। तो प्रीमियम कितना हुआ? 20 रुपए का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 20 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 20 रुपया। ये जो ऑप्शन लैप्स हो गए वो है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, बैंक में कितना पैसा आएगा? जितने शेयर्स एक्सरसाइज हुए 50,000 इंटू जो प्राइस था 20 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, ठीक है सर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 इंटू 20 फेस वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करना, ठीक है। और 10 और 5 15 क्रेडिट, ये 10 हो गया, 15 10 माइनस 10 5 डेबिट में बचा, ईसॉप आउटस्टैंडिंग में डाल दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाँ, ये जो हम 3 टेस्ट लगाते हैं बायबैक के, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, अगर कभी आंसर नील आ जाता है तो प्यारे बच्चों नील का मतलब है 0, बायबैक हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, नील हो या नेगेटिव हो, बायबैक हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, याद रखना, वो फ्री रिजर्व में नहीं आएगा बायबैक के चैप्टर में, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं। 1 फॉर एवरी 4, 1 फुली पेड अप फॉर एवरी 4। बच्चा अटक जाता है इसमें, उसको लगता है 1 के बदले 4 मिल रहे हैं। 1 फॉर एवरी 4, फॉर का मतलब होता है बदले में, फॉर एवरी 4, 4 के बदले में। फॉर का मतलब होता है के बदले में, फॉर 4 लिखा है मतलब 4 के बदले में 1, 4 के बदले में 1, तो कितना बोनस हो जाएगा ये अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। 1 फॉर एवरी 4 का मतलब होगा 4 के बदले 1, 1 फॉर एवरी 3 का मतलब 3 के बदले 1, 2 फॉर एवरी 1 का मतलब 1 के बदले 2, 3 फॉर एवरी 2 का मतलब 2 के बदले 3। ये पॉइंट ध्यान रख के चलिएगा। और प्यारे बच्चों, बोनस दिया कहां से जाता है ये भी ध्यान रखना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में से बोनस की एंट्री होती है। बोनस शेयर्स देने की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस जो है वो सीआरआर में से दिया जाता है। बोनस अगर है बायबैक के चैप्टर में तो ये एंट्री होगी, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये आखिरी पॉइंट है बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने 3 टेस्ट लगाए थे। पहला टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग, फिर रिसोर्स टेस्ट, फिर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीनों टेस्ट का जो लोएस्ट आता है, आपको पता है उतने ही शेयर्स अलाउड होते हैं बायबैक, उससे ज्यादा नहीं होते। तो इस क्वेश्चन में तीनों का लोएस्ट आया था 28750। अब बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता है, 28750 उठाएगा और उससे जनरल एंट्री पास करना शुरू कर देगा, जबकि इस क्वेश्चन में उससे भी कम बायबैक करना चाह रही है कंपनी, केवल 25,000। तो आप 25,000 से एंट्री पास करोगे। यानी 3 फॉर्मूले लगाने के बाद जो लोएस्ट आता है उतने शेयर्स का आप बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हो।
तो अगर किसी क्वेश्चन में उससे कम है यहाँ पे 25,000 तो 25,000 से एंट्री पास करोगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बैच लो, नॉमिनल प्राइस है, आरटीपी वाईक्यू एमसीक्यू सब कवर्ड है, चार्ट की हार्ड बुक तक है, पेपर से 2 दिन पहले भी स्क्रैच से सब कवर हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। डीएम करो, कमेंट करो, आपकी बार इंटर पार। धन्यवाद। तंग करती है ना कैश फ्लो की एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, वो डेप्रीसिएशन और एसेट सेल वगैरह कर दिया, इंटरेस्ट कभी एक्रूड ले लेते हैं, कभी पेड ले लेते हैं, सबका ठिकाना आज इस एक वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, सबको खत्म कर देंगे, सारी कंफ्यूजन समाप्त मात्र से एक सिंगल वीडियो से। लाइक कर सकते हो, वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल एडजस्टमेंट्स। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, हर एक चैप्टर के कीमती एडजस्टमेंट्स हम करा रहे हैं, बाय बैक करा दिया, आज कैश फ्लो की बारी है। ऐसे पूरे चैप्टर की आएंगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा लो। 21,000 होते ही फ्री में एमसीक्यू देंगे आपको जनवरी 26 के लिए, और 3 फ्री सीरीज चल रही है। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। एक फ्री सीरीज ये आप देख रहे हो, एक हर एक चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन 10 मिनट में, और हर सुपर 7 क्वेश्चंस, वो ऐसे 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 7 चैप्टर समाप्त उसमें। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक, और पूरे सिलेबस की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट और स्टडी मैट के क्वेश्चन, सब कुछ 35 घंटे में चाहिए। स्क्रैच से पहली बार पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। तुम्हारा आखिरी इलाज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच है, 2 हार्ड बुक भी दूंगा चार्ट की, सब कुछ 35 घंटे में। पहली बार पढ़ोगे तो भी आएगा। जाओ, नॉमिनल प्राइस है, ले लो। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, जहां दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, झंझट करो खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लो, और ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखो टू बैलेंस सीडी के नाम से। जितना प्रोविजन क्रिएट किया है करंट ईयर में वो यहां लिखो बाय पी&एल के नाम से, और जितना टैक्स पे कर दिया है वो यहां लिखो टू बैंक के नाम से। झंझट खत्म। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया है करंट ईयर में, ये पी&एल में मिलता है क्वेश्चन के अंदर, या लिखा हुआ मिलेगा प्रोविजन क्रिएटेड, वो यहां पर, और जितना टैक्स पे कर दिया वो टू बैंक के नाम से। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका पूरा हो जाएगा। अब ये वाले अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ये वाले अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही माइनस कर देंगे। ये वाले अमाउंट को जो नीचे आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, माइनस टैक्स पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करते हैं, जो बस खत्म खत्म। हाँ, कई बार क्या होता है, इन 4 में से कोई 3 चीजें दी होती है, चौथी तुम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ढूंढ लोगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन नालायक होता है, केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देता है और ये दोनों गायब कर देता है, बाय पी&एल और टू बैंक। तो क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस जो है उसे ही एज इट इज यहां लिख दोगे, और क्लोजिंग बैलेंस जो है उसे ही एज इट इज यहां लिख दोगे। काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बढ़े तो ऑपरेटिंग में प्लस, घटे तो ऑपरेटिंग में माइनस। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी तंग करती है कि भैया एक एसेट था, उसे इतने में खरीदा था, उसके पार्ट को बेच दिया, उस पर अभी तक का इतना डेप्शन था, बाकी बचे एसेट्स पे इतना डेप्शन है, बेचते वक्त इतना प्रॉफिट इतना लॉस, बड़ी झंझट होती है। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, पीपी का और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट बना लेना, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी जब से एसेट को खरीदा है तब से लेकर आज तक की डेट का इकट्ठा डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखो टू बैलेंस सीडी के नाम से। जो एसेट आपने बेच दिया है, जो एसेट आपने बेच दिया है, उस एसेट को जब खरीदा था तब से लेकर आज की डेट, सेल तक की डेट का डेप्रिसिएशन यहां लिखो टू पीपी के नाम से। जो एसेट आपने आज बेच दिया है, बेच दिया हो या राइट ऑफ कर दिया हो, एक ही बात है। जब से उसे खरीदा था तब से लेकर आज डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ राइट ऑफ तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो यहां पे लिखो, बेचने या राइट ऑफ वाले एसेट पर टोटल डेप्शन खरीदने वाले दिन से लेकर आज तक, और जो बाकी बचे हुए एसेट्स पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो यहां लिखो बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। ये वही है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं ना डेप्रिसिएशन, ये वाला अमाउंट होता है, ये वाला अमाउंट होता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई इफेक्ट नहीं जाता कहीं भी, ठीक है सर, ठीक है। और ये वाला अमाउंट जो एसेट बेच दिया है या राइट ऑफ कर दिया, उस पर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल या राइट ऑफ तक का डेप्रिसिएशन, एक तो यहां आता है और एक ऊपर जाएगा ये पीपी अकाउंट में, एक यहां भी आएगा ये पीपी अकाउंट में। इसका सेकंड इफेक्ट यहां आ जाता है पीपी अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से। अब बनाओ पीपी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस यहां, पीपी एक एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां, ठीक है सर। जितना एसेट और खरीद लिया वो यहां टू बैंक के नाम से, जितना बेच दिया वो यहां बाय बैंक के नाम से।
बेचते वक्त लॉस हुआ तो यहां बाय पी एंड एल के नाम से, बेचते वक्त प्रॉफिट हुआ तो यहां टू पी एंड एल के नाम से। खत्म। अरे है क्या भाई, खत्म। ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां, जितना और खरीद लिया टू बैंक, जितना बेच दिया बाय बैंक, बेच वक्त लॉस हुआ बाय पी एंड एल, प्रॉफिट हुआ टू पी एंड एल, राइट ऑफ अगर किया वो भी आएगा बाय पी एंड एल, लॉस हो चाहे राइट ऑफ हो यही आता है बाय पी एंड एल का। खत्म खत्म भाई। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या है, बाय बैलेंस बीडी, बाय पी एंड एल, टू बैंक, टू बैलेंस सीडी। टू बैंक को ऑपरेटिंग में माइनस करो और बाय पी एंड एल को ऑपरेटिंग में प्लस करो। 4 में से 3 दे रखे, चौथा बैलेंस फिगर ढूंढ लो, गायब है तो ओपनिंग बैलेंस को वहां लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस को वहां लिख दो, इनको कॉपी पेस्ट कर दो। पीपी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्शन कैसे बनेगा, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय करंट ईयर डेप्शन, करंट ईयर का डेप्शन, टू पीपी यानी जो एसेट बेच दिया है, राइट ऑफ कर दिया, उस पर डेट ऑफ परचेज से लेकर आज तक का डेप्शन, वो टू पीपी का दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन। और पीपी कैसे बनेगा, पीपी कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, जो खरीदा यहाँ, जो बेचा यहाँ, बेच तक लॉस हुआ तो यहाँ, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ, राइट ऑफ है तो यहाँ। खत्म खत्म। और बाय डेप्शन को ऑपरेटिंग में प्लस करना है। और इधर ये जो टू बैंक है ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, ब्रैकेट लगा के शो होगा परचेज ऑफ एसेट के नाम से, परचेज ऑफ एसेट के नाम से। ये जो बाय बैंक सेल हुई है इन्वेस्टिंग में प्लस होगा सेल ऑफ एसेट के नाम से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ एसेट के नाम से। ये जो टू प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस होता है, जो वहां पे लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डीजीपी दे लेस ड्रिप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा प्यारे बच्चों, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। एक सेकेंड, ट्रिप माइनस ही होगा, आई एम सो सॉरी, माइनस ही होगा, ठीक है। और जो लॉस है ये प्लस होगा प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होगा। खत्म। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाते नहीं, खत्म खत्म खत्म। टू पी एंड एल ऑपरेटिंग में माइनस, टू बैंक इन्वेस्टिंग में माइनस, बाय बैंक इन्वेस्टिंग में प्लस, बाय पी एंड एल ऑपरेटिंग में प्लस, और बाय पी एंड एल ये भी ऑपरेटिंग में प्लस। खत्म खत्म खत्म। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में जो आप ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो एक्रूअल बेसिस पे करना है, और फाइनेंसिंग में जो लेस करते हो वो पेड बेसिस पे करना है। आपने 10 लाख का लोन लिया 5% के ब्याज पर, साल का ब्याज हुआ 50,000, तो ऑपरेटिंग में ऐड करोगे पूरा 50। अब मान लो उसमें से पे कर दिया है आपने केवल 45, तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा केवल 45। पूरा पे किया तो पूरा ही माइनस होगा, जितना पे किया उतना। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इनका क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लेस करते हैं और इन्वेस्टिंग में ऐड करते हैं। ठीक है सर, ऑपरेटिंग में लेस करेंगे एक्रूअल बेसिस पे, इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे रिसीव्ड बेसिस पे। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर, 1 लाख रुपया हो गया, तो आपका एक्रूअल ऑपरेटिंग में लेस होगा पूरा 1 लाख। अब मान लो उसमें से प्राप्त हुई है केवल 90,000, तो इन्वेस्टिंग में ऐड होगा केवल 90,000। पूरी प्राप्त हुई है तो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है सर, डिविडेंड, डिविडेंड का क्या करना है, अगर डिविडेंड केवल प्रपोज्ड है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर। और प्यारे बच्चों डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करना है, करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरिम डिविडेंड पेड है, करंट ईयर का ही आएगा, फाइनेंसिंग से लेस होगा। ठीक है, मान लो 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो डिविडेंड कहाँ जाता है, डिविडेंड सर जी अपना उधर जाएगा, ये अपना जो है क्या बोलते हैं सर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। तो 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में 24-25 का ही इंटरिम डिविडेंड जाएगा, जो ब्रैकेट लगा के माइनस होगा फाइनेंसिंग में। अगर मैं फाइनल डिविडेंड की बात करूं तो 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में 23-24 का फाइनल डिविडेंड माइनस होगा। क्यों, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड प्रपोज होके, मीटिंग होके, फाइनलाइज होके, तब अगले करंट ईयर में आकर के पे होता है। ओके सर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इन टाइम डिविडेंड माइनस होगा वो 24-25 का ही होगा, जो फाइनल डिविडेंड होगा वो 23-24 वाला होगा। केवल प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, काम खत्म, पैसा हजम, छोड़ो, इग्नोर करो। ठीक है सर, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर करते हैं, कहने का मतलब ये है। प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड ही करंट ईयर में फाइनल बन के माइनस होते हैं। 23-24 का प्रपोज डिविडेंड 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस होगा, वही 23-24 का प्रपोज ही 24-25 का फाइनल बन जाता है बच्चा बाटी। और ये एनपीबीटी निकालने का शॉर्टकट है एनटीपीपी, एनटीपीआईपीआई, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्लस इन टाइम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। एनटीपीपी ये आई है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ से आई उठाओ। एनटीपीआईपीआई नेट प्रॉफिट करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इन टाइम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ये सब प्लस होगा और माइनस होगा इनकम टैक्स रिफंड। एनटीपीआईपीआई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बैच लो, आरटीबीपीवाई के एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ 35 घंटे में 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी लोगे उतना बढ़िया रहेगा। और सब्सक्राइब करके 21,000 पहुंचाओ। एमसीक्यू फ्री पाने के लिए कमेंट करो, अब की बार इंटर पास। धन्यवाद।
भर डालो कमेंट बॉक्स को एक ही नारे के साथ, अब की बार इंटर पार। आने दो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन, अपने हाथों से लिखो अब की बार इंटर पार, बहुत अच्छा लगेगा। लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रांच के पूरे स्टडी मेटेरियल की एडजस्टमेंट। पेपर में वो तंग नहीं करेंगे अब आपको, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कल मैराथन आ रहे हैं, बहुत कीमती। वैसे मैराथन नहीं जैसे तुम और लोगों के देखते हो, मैराथन आ रहे हैं की एडजस्टमेंट्स की। मैराथन आ रहा है सुपर 7 क्वेश्चन मैराथन, वो 7 क्वेश्चन में 70 नंबर। देर किस बात की है, जल्दी कीजिए फटाफट बच्चा पार्टी। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, मैं आपको बता देता हूं। हेड ऑफिस जितने में सामान खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उस सामान को हेड ऑफिस जनरल पब्लिक को जितने में सेल करता है उसे सेल प्राइस कहते हैं। अपने खरीदे गए सामान को हेड ऑफिस जब ब्रांच को ट्रांसफर करता है जिस वैल्यू पर, उस वैल्यू को या तो इनवॉइस प्राइस कहते हैं या ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। ब्रांच फर्दर आगे जितने में सेल करती है उसे ब्रांच का सेल प्राइस कहते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब सर हमें बहुत दिक्कत होती है, कभी लिखा होता है कॉस्ट प्लस दिस %, कभी लिखता है सेल प्लस दिस %। एक छोटी इक्वेशन लगाना, कॉस्ट सेल सब मिल जाएगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस, इतना तो मानोगे। लागत जमा मुनाफा बराबर सेल प्राइस, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सेल प्राइस। जो भी दे रखी हो उनमें से कोई भी 2 चीजें गिवन होती हैं, या तो कॉस्ट और परसेंटेज गिवन होगी सेल प्राइस आ जाएगा, या परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन होगा कॉस्ट ढूंढ लेना। कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी, तीसरी आपको मिल जाएगी। ये फॉर्मूला लगाना, खुश रहना। हाँ ध्यान रखना, परसेंटेज किस पे दे रखी है ध्यान रखना। अगर परसेंटेज का बेसिस है ऑन कॉस्ट तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई कॉस्ट से करना, नहीं दे रखी थी तुमने उसे x माना होगा तो x से मल्टीप्लाई करना परसेंटेज की। और अगर सेल के परसेंट दे रखा है तो परसेंटेज की मल्टीप्लाई सेल से करना बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी, चलो जी, चलो चलो जी। अबे खुल जाए यार, खुल जा भाई, प्लीज 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 प्लीज। खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई। ये है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूंगा। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर एज जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी वर्ड लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप कमीशन कैलकुलेट करने जा रहे हो और वर्ड लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/100 मत करना। जब परसेंटेज निकालोगे 10% कमीशन निकालोगे तो इंटू 10/100 मत करना, 10/110 करना। सर होता 8% कमीशन आफ्टर कमीशन तो 8/108, 6 होता तो 6/106, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है। इसमें एक यहाँ पे ब्रांच एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156 अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। तो इसके 2 इफेक्ट जाएंगे। ब्रांच के एम्प्लॉय को 156 रुपए का बोनस देना है, तो एक तो ये P&L में जाएगा और एक ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है, पे करना है। तो ब्रांच के P&L में भी जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर भी दिखेगा आपको, करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद अरे खुल जाए यार, खुल जाए यार। और कोई भी एडजस्टमेंट हो मुझे डीएम कर देना 8851007100 पर, मैं डाउट लेकर के चलूंगा। पेपर तक यहीं बैठा हूं आपके लिए, इसलिए कह रहा हूं कमेंट करो अब की बार इंटर पार। ओके सर, ओके सर। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, सामान रास्ते में ही हो गया चोरी, सामान रास्ते में ही हो गया चोरी। अब हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच वालों इस चोरी को, इस लॉस को तुम बुक करो। अब ब्रांच का मैनेजर क्या कह रहा है, हमारे आया ही नहीं था, हम क्यों इस चोरी को, इस नुकसान को बुक करें, तुम बुक करो, तुम बुक करो। और हेड ऑफिस ने क्या किया था, हेड ऑफिस ने तो एंट्री भी पास कर दी थी। हेड ऑफिस ने सामान भेजा ब्रांच को, सामान हो गया रास्ते में चोरी, हेड ऑफिस ने एंट्री भी पास कर दी अपने यहाँ कि ये नुकसान ब्रांच के मत्थे मड़ेगा। अब बाद में ब्रांच ने मना कर दिया तो हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो हेड ऑफिस क्या, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच, ये एंट्री होगी 1700 रुपए से। हेड ऑफिस लॉस बुक करेगा और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, यदा सर्वदा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इसने ब्रांच के मत्थे मर दिया था, ब्रांच को डेबिट कर दिया था इसने इस लॉस के लिए, अब इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा टू ब्रांच अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट टू ब्रांच। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। उसके बाद प्यारे बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्रांच जो है वो एक हेड ऑफिस की एक से ज्यादा ब्रांच है और वो ब्रांचेज आपस में ट्रांजैक्शंस करती रहती हैं, तो उसके लिए हेड ऑफिस में एक सिंगल एंट्री पास होती है सारी ट्रांजैक्शंस के लिए। रिसीविंग ब्रांच को डेबिट करते हैं, सप्लाइंग ब्रांच को क्रेडिट करते हैं नेट करके। रिसीविंग ब्रांच डेबिट, सप्लाइंग ब्रांच क्रेडिट। जैसे मान लो ब्रांच ए ने ब्रांच बी के पास कुछ सामान भेजा, तो रिसीविंग ब्रांच कौन है, बी, और सप्लाइंग यानी सेंडिंग ब्रांच कौन है, ए।
तो हेड ऑफिस की बुक्स में बी को डेबिट कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे, याद रखना। और नेट करके करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस का नेट करने के बाद तब करते हैं। अच्छा, ये एक फेवरेट जर्नल एंट्री पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, ब्रांच ने 2000 की सैलरी पे करी हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को। ब्रांच की सैलरी नहीं थी, ब्रांच का इंस्पेक्टर नहीं था, हेड ऑफिस का इंस्पेक्टर था। ब्रांच ने पे करी है सैलरी हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को 2000 रुपए की। तो ब्रांच के यहां क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ब्रांच ने पेमेंट करी है 2000 की, तो बैंक होना चाहिए क्रेडिट टू बैंक अकाउंट 2000। डेबिट क्या होना चाहिए था? हेड ऑफिस, ना कि सैलरी अकाउंट। ब्रांच की सैलरी थोड़ी है, हेड ऑफिस की सैलरी ब्रांच ने पे करी है, बाद में ब्रांच ये पैसा प्राप्त करेगी हेड ऑफिस से। तो ब्रांच की एंट्री होनी चाहिए थी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जबकि ब्रांच ने गलती से डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को। ब्रांच ने एंट्री कर दी सैलरी टू बैंक, द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। ओ माय गॉड, एंट्री होनी चाहिए थी हेड ऑफिस टू बैंक, कर डाली सैलरी टू बैंक। यानी बैंक तो ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही किया है, बट डेबिट होना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट, कर दिया है सैलरी अकाउंट। तो क्या करोगे? जो अकाउंट सही में डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट करो, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, और जो गलती से डेबिट की गद्दी पे बैठा सैलरी अकाउंट उसे भगाओ, उसे क्रेडिट करो टू सैलरी अकाउंट। करेक्शन एंट्री होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये पेपर में भी आता है, ये पॉइंट याद रखना, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये पॉइंट पेपर में भी आता है, इसे ध्यान रख के चलिएगा, इसे ध्यान रख के चलिएगा इस वाले पॉइंट को। और प्यारे बच्चों, जैसे आखिरी पॉइंट है फॉरेन ब्रांच का केस है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वॉशिंगटन ब्रांच का बैलेंस आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो तुम कन्वर्ट मत करना। मैंने बहुत बार आपको बताया है, अगर क्वेश्चन में ही कन्वर्टेड अमाउंट मिल जाए तो तुम कन्वर्ट मत करना। इस क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस जो है ये किसमें, डॉलर में, तुम्हें कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें ब्रांच के बैलेंस को कन्वर्ट मत करना, क्योंकि ब्रांच का बैलेंस रुपीज में दे ही दिया तुम्हें। ओहो, ठीक है सर। और जिस रेट से मशीनरी, जिस रेट से एसेट को कन्वर्ट करते हो, उसी रेट से डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कन्वर्ट होता है। ये बात भी ध्यान रख के चलिएगा बच्चा पार्टी। ओके सर जी, ओके सर जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो तो बच्चा पार्टी, ये की नोट्स है, अब कमेंट करो। अब की बार इंटर पार पॉजिटिविटी फैला दो पूरी की पूरी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। ये देखो, ये रहा, ये पेपर का क्वेश्चन है। ब्रांच पेड 9800 सैलरी टू हेड ऑफिस, बट द अमाउंट हैज बीन पेड रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। जो भी समझाया था, हेड ऑफिस टू सैलरी 9800, ये एंट्री होगी। चलो, अच्छा लग रहा है सर। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, धन्यवाद। अमेलगमेशन की सारी एडजस्टमेंट करा दूंगा इस सिंगल वीडियो में, लाइक कर दो फटाफट। 30 लाइक्स का टारगेट है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। आरटीपी हो, एमटीपी हो, पीवाईक्यू हो, स्टडीमेट हो, सारी एडजस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट जो पेपर में देखने को मिलेंगी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और यही एडजस्टमेंट है जो अमेलगमेशन का क्वेश्चन आपका पूरा नहीं होने देती है, और यही एडजस्टमेंट्स है जो पेपर में भी तंग करती है। 14 में से 14 नहीं लाने देती, 14 में से 14 आएंगे। कॉमेंट करना वीडियो देखने के बाद, पूरी 14 आउट ऑफ 14 हम स्कोर करने वाले अमेलगमेशन में। और लिखना कॉमेंट में अब की बार इंटर पार। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके 21,000 पहुंचाओ बच्चा पार्टी। फिर आपके लिए सरप्राइज है, जेड लिमिटेड, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को टेक ओवर दिया। मैंने स्टडीमेट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस छांटे, उनमें से की एडजस्टमेंट्स उठाई और यहां अपनी हैंड रिटन लैंग्वेज में लेकर के आपके सामने आ गया हूं। ठीक है सर। तो जेड लिमिटेड है कोई संस्था, और ये पहली एडजस्टमेंट है हमारी, और दूसरी है वाई लिमिटेड। जेड लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। जेड लिमिटेड हो गई ओल्ड कंपनी, वाई लिमिटेड हो गई न्यू कंपनी बच्चा पार्टी। जेड लिमिटेड के पास 6% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपए के, ओल्ड कंपनी में 6% डिवेंचर्स थे 2 लाख रुपए के। और क्वेश्चन में लिख दिया 2 लाख 7% डिवेंचर्स 100 ईच इन वाई लिमिटेड, ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज वर्थ 105। ये जो जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हैं 2 लाख रुपए वाले, इन्हें वाई लिमिटेड में भी डिवेंचर्स ही मिलेंगे 7% वाले। फेस वैल्यू 2 लाख ही रहेगी, लेकिन डिवेंचर प्राइस 105 रुपए, वर्थ 105 रुपए हर एक डिवेंचर की। और जेड लिमिटेड के एक डिवेंचर की वर्थ 100 रुपए थी प्यारे बच्चों, 100 रुपए थी। तो 5 रुपए का प्रीमियम होगा। तो जेड लिमिटेड में यानी ओल्ड कंपनी में क्या एंट्री होगी और न्यू कंपनी में क्या एंट्री होगी? सुनो, जेड लिमिटेड ओल्ड कंपनी में क्या होगी? ओल्ड कंपनी डिवेंचर्स उठाएगी, रियलाइजेशन में डालेगी। सिंपल, ओल्ड कंपनी के एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, तो ओल्ड कंपनी अपने डिवेंचर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू कंपनी क्या करेगी? न्यू कंपनी पहले उन डिवेंचर्स को टेक ओवर करेगी अपने पास, पुराने वाले 6% वालों को। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, किस वैल्यू पर? 2 लाख नहीं, 2,10,000। क्यों? उसके डिवेंचर महंगे हैं ना भाई, उसके डिवेंचर महंगे, उसके डिवेंचर महंगे। जेड लिमिटेड में 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, पुरानी कंपनी में 2000 डिवेंचर्स थे और हर एक 100 रुपए का था, लेकिन नई कंपनी के हर एक डिवेंचर 105 का है और वो 2000 डिवेंचर ही दे रही है नई कंपनी। तो नई कंपनी 2,10,000 पे कर रही है भाई, तो 6% डिवेंचर्स को वो 2,10,000 में टेक ओवर करेगी। 2 डिवेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर्स में आएगी फेस वैल्यू 2 लाख, 7% डिवेंचर्स नया रेट है, और 10,000 रुपए आ जाएगा प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स में बच्चा पार्टी, 10,000 प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट केस लिक्विडेशन, ये इसी केस में जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी के जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो उसे वाई लिमिटेड से लेने थे 10,000, एक्चुअल खर्चा हुआ है 12,500।
प्यारे बच्चों जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं 12,500, जिसमें से 10,000 उसे न्यू कंपनी से मिल जाएंगे, जिसमें से 10,000 उसे न्यू कंपनी से मिल जाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी के लिए जेड लिमिटेड क्या करेगी, 12,500 पूरे पे करेगी, तो टू कैश अकाउंट यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा पूरा कितना, 12,500। ठीक है सर, जिसमें से उसका अपना खर्चा कितना है, 2,500, जो जेड लिमिटेड को अपने कंधों पे देना है वो कितना है, केवल 2,500, तो रियलाइजेशन में जाएगा 2,500 और बाकी 10,000 कहां से मिलेगा, वाई से। ये पॉइंट ध्यान रख के चलना। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का खर्चा है 12,500, अभी के लिए पूरी पेमेंट कर दी है जेड लिमिटेड ने, तो टू कैश में आ गया 12,500, जिसमें से उसका अपना खुद का खर्चा है 2,500, रियलाइजेशन में डेबिट 2,500, बाकी उसे वाई से मिल जाएगा 10,000, वाई में डेबिट 10,000। ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे प्यारे बच्चों अब क्या करें, अब वाई से ले लो 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। पहले तुमने पे कर दिया 12,500, अब उसमें से 10,000 वापस ले लो। जब पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, वापस लोगे तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 10,000। और यहाँ क्या होगी, वाई लिमिटेड के यहाँ 10,000 की पेमेंट की एंट्री होगी। वाई लिमिटेड ने क्या किया, पहले जेड को बोला तू पूरे 12,500 पे कर दे, उसने पूरे पे कर दिए, फिर बोला इसमें से 10 अब हम तुझे दे रहे हैं, तो इसका कैश 10,000 से क्रेडिट होगा और ये गुडविल से राइट ऑफ करेंगे इस खर्चे को। न्यू कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को गुडविल या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करती है, जो भी पैदा हो रहा हो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला केस आ रहा है मर्जर का। प्यारे बच्चों मर्जर और परचेज में बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है। ये पांचों शर्तें पूरी है तो मर्जर का केस है, एक भी टूटी तो परचेज का केस है। कौन सी है पांचों शर्तें, ऑल एसेट लायबिलिटी रिजर्व, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर हो रहे हैं। न्यू कंपनी सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करके चल रही है। 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स सेम है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं परचेज कंसिडरेशन में। हाँ, फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश दिया जा रहा हो, बस अलग से कोई कैश नहीं, अलग से कुछ और नहीं। और ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू किया जाएगा। पांचों शर्तें पूरी हैं तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज का केस है। अब सर क्या फर्क पड़ जाता है, मर्जर हो चाहे परचेज हो, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ले आया आपके सामने। वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड दो संस्थाएं हैं। वाई को टेक ओवर कर लिया है एक्स ने, ₹1000 है, याद रखना। वाई के पास डिबेंचर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L है। तेरे पास क्या है, हाँ एक्स लिमिटेड कह रही है मेरे पास जनरल रिजर्व है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, P&L है, ये सब है, ये सब है। अब पीसी में क्या दिया जा रहा है, 3.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ओके सर, तो प्यारे बच्चों 35 लाख तो ये हो गई। परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं एक बार। क्या दिया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में, 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, तो 3.5 लाख इंटू 10 35 लाख हो गया। लेकिन लिखेंगे 3500, क्यों, ₹1000 है ना, ₹1000 है तो आंसर भी ₹1000 में होगा। अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या लिखा हुआ है, वाई को टेक ओवर कर लिया एक्स ने, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीसी पे नहीं करेगी क्या, बिल्कुल पे करेगी, उसी की बात चल रही है। तो 15% प्रेफरेंस शेयर्स जो ये रहे, ठीक है सर, 1700 के, इन्हें 10% के प्रीमियम पे पेमेंट की जा रही है। 1700 प्लस 10% कितना हुआ, 1870, 1870। 1700 प्लस 10%, कैलकुलेटर पे कर लो, 1870 आ गया, बिल्कुल ठीक सर। तो पीसी आ गई 3500 प्लस 1870, 5370। बहुत बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद प्यारे बच्चों जो डिबेंचर्स हैं उसकी क्या, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जो वाई के डिबेंचर्स हैं सेम अमाउंट पे एक्स में चले जाएंगे। तो ओल्ड कंपनी क्या करेगी, अपने डिबेंचर्स को रियलाइजेशन में डालेगी, रियलाइजेशन में डालेगी। और न्यू कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स दे रही है सेम अमाउंट पे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, वही सेम अमाउंट 350 सर। मर्जर और परचेज का तो कोई इसमें रोल ही नहीं आया, ये तो सब कुछ नॉर्मल होता ही है। अब आ गया ना रोल, मर्जर और परचेज का रोल अब आ गया। प्यारे बच्चों क्या होता है मर्जर और परचेज में, केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है। किसके ट्रीटमेंट पर, रिजर्व के ट्रीटमेंट पर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये लो प्यारे बच्चों, ये लो प्यारे बच्चों। ओल्ड कंपनी का क्या होगा, चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, ओल्ड कंपनी यानी वाई लिमिटेड जो अपने आप को सेल कर रही है, उसके जनरल रिजर्व, ईपीआर, आईआर और P&L चारों रिजर्व को उठाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे। चारों रिजर्व को उठाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल देंगे, चाहे मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो। सर अभी तो आप कह रहे थे कि मर्जर और परचेज के केस में रिजर्व का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हाँ, वो केवल न्यू कंपनी के, यहाँ यानी मर्जर और परचेज से पहली बात तो केवल और केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ता है, वो भी केवल न्यू कंपनी के यहाँ, बस। और मर्जर परचेज का कोई रोल नहीं है अमेलगमेशन के चैप्टर में। ओके सर, ओके सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मर्जर हो चाहे परचेज हो, ओल्ड कंपनी के जो रिजर्व हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। न्यू कंपनी का क्या होगा, यस,
मर्जर के केस में न्यू कंपनी के यहाँ सारे एसेट्स को टेक ओवर करेंगे, 2 लायबिलिटीज और सारे रिजर्व्स को टेक ओवर करेंगे। मर्जर के केस में सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सारे रिजर्व टेक ओवर किए जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। तो पुरानी कंपनी के कौन कौन से रिजर्व थे सर? जनरल रिजर्व, ईपीआर, आईआर और पी&एल, सबको टेक ओवर कर लो। ईपीआर, आईआर, पी&एल, सारे एसेट टेक ओवर कर लो, सारी लायबिलिटी ले लो, सारे रिजर्व टेक ओवर कर लो, बिजनेस परचेज, ये वाली एंट्री होती है जो। यस सर। सर जर्नलिज्म नहीं लिया आपने? प्यारे बच्चों, एसेट्स टू लायबिलिटीज टू रिजर्व्स टू बिजनेस परचेज, ये लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस है वो जर्नलिज्म में लिख करके चलोगे आप। जर्नलिज्म को डायरेक्ट मत लिखना। एसेट्स टू लायबिलिटीज टू बाकी के सारे रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व्स टू बिजनेस परचेज, इतनी एंट्री लिख लो। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के टोटल में जो भी डिफरेंस है उसे जर्नलिज्म में डाल दो। डेबिट छोटा है तो डेबिट में जर्नलिज्म लिख दो, क्रेडिट छोटे तो क्रेडिट में जर्नलिज्म लिख दो। ठीक है सर। और अगर परचेज का केस है, पांचों में से एक शर्त टूट गई है, तो न्यू कंपनी के यहाँ क्या होगा? एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, बस। और जो भी डिफरेंस है, अगर डेबिट में है तो गुडविल, क्रेडिट छोटे है तो कैपिटल, रिजर्व में चला जाएगा। रिजर्व टेक ओवर होंगे ही नहीं। केवल कौन से रिजर्व टेक ओवर होंगे? केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ईपीआर और आईएआर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ईपीआर और आईएआर। यानी प्यारे बच्चों, आई रिपीट अगेन, मर्जर हो चाहे मर्जर, 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। मर्जर का केस है, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व ट्रांसफर है, न्यू कंपनी ने बुक वैल्यू पे लिख रही है, पीसी में केवल इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश और फ्रैक्शन शेयर्स, 90% इक्विटी शेयर सेम है और ओल्ड कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू होगा। तो मर्जर पांचों पूरी हुई तो मर्जर, एक भी टूटी तो परचेज। अब मर्जर चाहे परचेज हो, केवल रिजर्व के ट्रीटमेंट पर फर्क पड़ेगा, वो भी कहां? न्यू कंपनी का। ओल्ड कंपनी का क्या करना है? सारे रिजर्व्स को उठाओ, इक्विटी शेयर अकाउंट में डाल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। न्यू कंपनी क्या? अगर मर्जर का केस है तो एसेट टू लायबिलिटी टू सारे रिजर्व अदर देन जनरल रिजर्व टू बिजनेस परचेज, और इस एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो जर्नलिज्म में डालो। और परचेज का अगर केस है तो एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, बस इतना, टू अदर रिजर्व्स नहीं आएंगे। और जो भी डिफरेंस है, डेबिट में तो गुडविल, क्रेडिट में तो कैपिटल रिजर्व। हाँ, रिजर्व टेक ओवर होने की एक अलग एंट्री होगी परचेज के केस में न्यू कंपनी के यहाँ, जिसमें केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर होंगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जैसे ईपीआर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। उसके बाद प्यारे बच्चों, वायु लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है हरी लिमिटेड। वायु लिमिटेड के 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले 3 लाख, और 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 10% पे 100 रुपए वाले 1 लाख। क्या लिखा हुआ है? 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। वही 1 लाख रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 10% के प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। ओके सर। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स। ओहो, नेसेसरी इक्विटी शेयर कह रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कुछ इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। कितने ये नहीं बताया, कितने ये नहीं बताया। 5% प्रीमियम पे दिए जाएंगे, बता दिया। तो प्यारे बच्चों, जब जब इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है क्वेश्चन में, नेट एसेट मेथड लगाया जाता है, यानी एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, तब पीसी निकल के आएगी आपकी। देखो प्रेफरेंस होल्डर की पीसी तो निकल रही है यहाँ पे 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000। इक्विटी वालों की नहीं निकलेगी, इक्विटी वालों की नहीं निकलेगी। ओके सर, तो क्या करें? नेट एसेट मेथड लगाओ, जिसमें एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज। एसेट जो न्यू कंपनी जो एसेट टेक ओवर कर लिए हैं उसमें से माइनस कर दो न्यू कंपनी जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली हैं ओल्ड कंपनी से। और कौन सी वैल्यू लेनी है? अग्रीड वैल्यू, यानी बैलेंस शीट के नीचे दी गई वैल्यू। किसी एसेट लायबिलिटी की बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू नहीं दे रखी तो बैलेंस शीट वाली ही उठा लेना। ठीक है सर। ये आ गई 530। अब इसमें प्रेफरेंस होल्डर वाली तो आपको पता थी 1,10,000, तो इक्विटी होल्डर की पीसी कितनी हुई? 4,20,000। बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। एक शेयर 10 रुपए का है, 5% प्रीमियम है, तो 10.5 का हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10.5, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10.5, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपए फेस वैल्यू और 0.5 प्रीमियम है। ठीक है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, के लिमिटेड और एल लिमिटेड दोनों मिलाकर के बना रही हैं एल के लिमिटेड। के पास 8,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, एल के पास 3,000। के पास 4,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, एल के पास 3,000। के पास डिबेंचर है 2 लाख के, एल में है ही नहीं डिबेंचर्स। ठीक है। प्रेफरेंस होल्डर को क्या दे रहे हैं? 5 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 20 रुपए वाले, 18 पेड अप है, 4 का प्रीमियम है हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में। तो भाई देखो जरा, 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे? 4,000 इंटू 5 20,000, 22 रुपए वाले, 18 पेड अप प्लस 4 का प्रीमियम इंटू 22 440। और 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 3,000 इंटू 5 इंटू 22 330 के प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही इक्विटी होल्डर्स को क्या दे रहे हैं? एक के बदले 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 22 रुपए वाले। ठीक है। यहाँ पे 2 पीसी हैं, के और एल दोनों मिलकर बन रही है एल के, तो एल के लिमिटेड के और एल दोनों को पीसी देगी।
तो 2 बार प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे और 2 बार इक्विटी शेयर्स। के में 8000 इक्विटी शेयर थे, एल में 3000, तो एक के बदले 6 हैं, तो 8000 के बदले 8000 इंटू 6 इंटू 22, 3000 इंटू 6 इंटू 22, ये पीसी आ गई आपकी, पीसी आ गई आपकी। ठीक है सर, अब इसी क्वेश्चन में लिख दिया था इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कुछ नेसेसरी कैश भी दिया जाएगा। ओ माय गॉड, इसी क्वेश्चन में लिख दिया इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कुछ नेसेसरी कैश भी दिया जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो क्या करें, नेट एसेट मेथड लगाओ। अभी पीसी पूरी नहीं आई है आपकी, अधूरी रह गई। सारे एसेट्स टेक ऑन ओवर में से सारी लायबिलिटीज टेक ऑन ओवर माइनस कर दो, तो पता चला के की पीसी है 1560 और एल की है 790। के की पीसी है 1560 और एल की है 790। अब इसमें से प्यारे बच्चों शेयर्स के रूप में क्या दिया जा रहा था के लिमिटेड को, 4,40,000 और 10,56,000, 14,96,000। तो 1560 में से 1496 के तो शेयर्स हो गए, तो कैश कितना बचा, 64,000। इसी प्रकार से एल की पीसीआई है 790, जिसमें से इक्विटी शेयर्स थे 3,96,000 और प्रेफरेंस शेयर्स थे 3,30,000, 7,26,000। 790 में से शेयर्स है 720 के, तो कैश कितना बचा, 64। दोनों को 64 का कैश दिया जा रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। तो एक दूसरे से लेना देना है, सेट ऑफ कर दो। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री मार दो, ये तो हर सिलेबस में हर चैप्टर में ही। के लिमिटेड को एल लिमिटेड से पैसे लेने थे, जब वो अलग अलग थी तो ठीक है, अब वो एक ही हो गई, एल की लिमिटेड बन गई, तो आपस में कैसा लेना देना, तो जो देना था उसको लेना से काट दो, लेन देन को आपस में काट दो। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ओके सर, अगला क्वेश्चन, सन और नेपच्यून ने मिलकर बनाई है कंपनी जुपिटर और 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। जुपिटर क्या करेगी, सन और नेपच्यून को पीसी पे करेगी। सन खत्म, नेपच्यून खत्म, दोनों मिलकर बन गए जुपिटर। तो अब जुपिटर क्या करेगी, सन और नेपच्यून को पीसी पे करेगी, परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, जिसमें 60,000 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं इकट्ठे। सन को कितने, नेपच्यून को कितने, अलग अलग नहीं बताया, इकट्ठे बता दिए 60,000 शेयर दिए जा रहे हैं। अब अलग अलग कैसे करें, कह रहे हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज कर लो उस रेशो में, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने दे रखे हैं ये रहे, तो एवरेज तो इनका बड़ी आसानी से हो जाएगा। दिस, ये लॉस था, माइनस कर लो, प्लस दिस डिवाइडेड, टोटल करके तीनों साल का डिवाइड कर दो 3 से, ये आया एवरेज प्रॉफिट 2,75,000। ये तीनों का प्लस करके डिवाइड करो 3 से, आया 325, रेशो आया 11:13, 11:13। तो प्यारे बच्चों 60,000 को 11:13 में, 11:13 में बांट लो। इसको मिले 27,500 शेयर्स, इसको मिले 32,500 शेयर्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर जी। इसके बाद 15% डिवेंचर्स इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न बिजनेस एज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। हैं सर, ये तो हमारे ऊपर से गया, ये तो हमारे ऊपर से गया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे 8% निकाल लो, उसके बाद करेंगे इसका क्या मतलब है, उसके बाद कहें सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी, और कह रहे हैं रिवैल्यूएशन के बाद वाला लेने, एसेट की जो वैल्यू उठानी है वो आफ्टर रिवैल्यूएशन उठाना। तो एसेट्स उठा लिए हमने आफ्टर रिवैल्यूएशन, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इसका 8% निकाल लो, ये वैल्यू आई 33,000 और 29,400। दो कंपनी है ना, सन और नेपच्यून, तो दोनों के लिए निकलेगी। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें कुछ नहीं पता वो लाइन का मतलब क्या, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली, एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस लायबिलिटी, जो आया उसका 8%। ये आ गए हमारे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड 33,000 और 29,400। ठीक है, अब पता क्या करें, कह रहे हैं इतने डिवेंचर्स दो ताकि जो उन पे 15% का ब्याज बने, इतने रुपए के डिवेंचर्स इशू करो ताकि उन पर 15% का जो ब्याज बने वो वही हो जो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% निकल के आया था, यानी 33,000 और 29,400। कह रहे हैं इतने रुपए के डिवेंचर्स दो ताकि उस पर 15% का जो ब्याज बने वो यही हो, 33,000 और 29,400। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% निकाल लो, एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस लायबिलिटी उसका 8% निकाल लो, और इतने रुपए के डिवेंचर्स देने की उसकी 15% ब्याज इतना ही हो जो कैपिटल एम्प्लॉयड का 8%, यानी हमें नहीं पता कितने रुपए के डिवेंचर्स देने, हमने उसे एक्स मान लिया। कह रहे हैं इतने रुपए के डिवेंचर्स दो यानी एक्स, कि उस पे 15% का ब्याज, एक्स इंटू 15% वही बने, उसी के इक्वल आए जो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% है। तो इक्वेशन है एक्स इंटू 15% इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8%, और कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 8% कितना था, 33,000 और 29,400। तो x इंटू 15% इक्वल टू 33,000 और x इंटू 15% इक्वल टू 29,400।
400, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है सर। और ये तो बहुत ही आसान सी एडजस्टमेंट है प्यारे बच्चों, लास्ट वाली। गुडविल निकालनी है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, तो गुडविल हो गई सुपर प्रॉफिट इंटू 4। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, उसका फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन ने दे रखा था 6200, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट है 35200, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 27000, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, गुडविल आ गई 1,08,000। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया 35200, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड तुमने निकाली थी 440, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। आई रिपीट अगेन, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4, सुपर प्रॉफिट चाहिए, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज दे रखा है 6200। नॉर्मल कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुमने अभी निकाली थी 440 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन दे रखा है 8%। खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, बच्चा पार्टी। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब की बार इंटर पार, कोई क्वेरी हो डीएम करो 8851007100। धन्यवाद। YouTube पर मचेगा 5 दिन तहलका, जिसकी एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग डेली 4 वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए। एक 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक ऑल एडजस्टमेंट सीरीज की वीडियो, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक जगह करके, जिसमें आज इंटरनली को हम आपको कवर अप कराने वाले हैं। मैराथॉन्स वगैरह आएंगे, जनरल वीडियोज आएंगी और MCQ से रिलेटेड कुछ रहेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, बहुत फायदा होने वाला है। अगले 5 दिन में इस चैनल से आपको एटलीस्ट पेपर में 30 नंबर की वृद्धि गारंटेड मिलेगी, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है सर जी, ठीक है जी। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनल रीको के चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस जो हमें तंग कर सकती हैं। बाकी बचे चैप्टर्स की करा दी भाई, जा करके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक देखो ना डिस्क्रिप्शन में। ओके सर। सर हमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है RTP PYQs में और केस बेस्ड MCQ में। और सर आपको पता है कम से कम 40-50 नंबर की उनकी वेटेज रहती है, 30 के तो MCQ और 10-20 तो आता ही आता है सर RTP और PYQ से। हाँ, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बैच मिलेगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। 10 से 12 घंटे में सारे MCQs और RTP PYQ सब कवर्ड अप है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। बच्चों सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आती है यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे आता है। आपने बहुत बार इंटरनल रीको में देखा होगा कि भैया 10 रुपए के कैपिटल को 8 की बना दिया, 5 की बना दिया, 4 की बना दिया। तो इस केस में आपको एक ही एंट्री करनी होती है, क्या, पुरानी कैपिटल को डेबिट कर दो और नई कैपिटल को क्रेडिट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 10 रुपए वाली कैपिटल को कन्वर्ट करके 5 में बना रहे हैं, अमाउंट वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, 61-61, बस ब्रैकेट में लिख देना, पुरानी 10 वाली थी डेबिट में, नई 5 वाली है क्रेडिट में। अगर कुछ डिफरेंस होता इन केस तो वो कैपिटल रीको अकाउंट में चला जाता है। ठीक है सर। अगली एडजस्टमेंट बच्चा पार्टी जो हमारी आती है वो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने की और स्टॉक में शेयर में कन्वर्ट करने की। जब शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, शेयर कैपिटल बन गई स्टॉक। और अगर इसका रिवर्स करते हैं, स्टॉक को फिर से कैपिटल बनाते हैं, तो इक्विटी स्टॉक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब मेन एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, ये 2 सिंपल बातें हो गई। चलिए मेन एडजस्टमेंट्स उठाएंगे पूरे सभी क्वेश्चंस में से। जैसे ये एक एडजस्टमेंट काफ़ी मेन है, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रुका हुआ है 4 साल से, 3/4 टू बी वेव्ड, 3 साल का वो माफ कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर अपना डिविडेंड माफ कर रहे हैं तो याद रखना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी खत्म हो रही है, उसकी कोई जनरल एंट्री होती नहीं है। और 1 साल के डिविडेंड के बदले में वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं 2 रुपए वाले। ठीक है, तो पहले तो बताओ 1 साल का इनका डिविडेंड बनेगा कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ऊपर देखो कैसे निकालते हैं सर डिविडेंड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू परसेंटेज। ये आएगा 4000 इंटू 100 इंटू 6%, 24,000। 24,000 का वो मांग रहे हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर कभी भी पे नहीं करनी पड़ती है, जैसे 3 साल की वेव ऑफ हो गई प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कोई एंट्री नहीं। पर अगर पे करनी पड़ जाती है, जैसे 1 साल का डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो एंट्री होती है कैपिटल रीको अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे होगी कैपिटल रीको टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे, शेयर्स दे रहे हो। 24,000 रुपए के 24,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर, कभी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे होगी कैपिटल रीको टू बैंक। अगर पैसा नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे हो, तो कैपिटल रीको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही कीमती एडजस्टमेंट आती है। हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 4,25,000 रुपए की। ठीक है सर। और इस क्वेश्चन ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के कुछ ट्रीटमेंट हो रखे हैं। क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में? एक तो ये लिखा हुआ है
कि 1 लाख रुपए वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डिवेंचर होल्डर्स ले गए 1/20 में, मतलब इस 4/25 के 2 टुकड़े करो। ये 4/25 हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू है, इसके 2 टुकड़े करो। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है इसमें 1 लाख की और एक है 3,25,000 की। बहुत बढ़िया सर। 1 लाख वाली को तो डिवेंचर होल्डर्स ले गए 120 में, आहा हमारी 1 लाख की चीज बिकी 1/20 में, 20,000 का फायदा। और 325 की जो बच गई है उसके लिए कह रहे हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट 387,500। इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, इसकी न्यू वैल्यू हो गई है 387,500। बहुत बढ़िया। तो 20,000 का तो सर जी यहाँ फायदा हुआ है, एक की चीज 1/20 में बिक गई। और यहाँ पे कितना फायदा हुआ है, कैलकुलेटर पकड़ना, यहाँ पे 387,500 माइनस 325 यहाँ पे फायदा हुआ है 62,500 का। बहुत बढ़िया सर। तो 82,500 का टोटल फायदा हो गया, जिसकी सबसे पहले एंट्री होगी। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है एसेट को डेबिट करते हैं, याद रखना। सबसे पहले ये वाली एंट्री पास होगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन 82,500। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद वो जो 1,20,000 रुपए में डिवेंचर होल्डर्स ले गए उसकी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डिवेंचर्स खत्म हो गए, लायबिलिटी होती है, डिवेंचर्स खत्म हो गए तो डेबिट करते हैं। बदले में हमारा एसेट चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट बाहर जाता है तो क्रेडिट करते हैं। 6% डिवेंचर्स टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके सर, ओके सर। इसके बाद बस वैल्यू बढ़ा दी, बाकी दूसरा वाला पार्ट तो हमारे पास ही है ना उसका। ठीक है सर, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का दूसरा वाला पार्ट तो हमारे पास ही है। ठीक है सर, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। कैपिटल कमिटमेंट 2.5 लाख की थी, 5% की पेनल्टी पे करनी पड़ गई, हम कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है सर। 2.5 लाख का 5% 12.5, मैंने अभी बताया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो कैपिटल लीगो टू बैंक, तो ये एक एंट्री हो जाएगी कैपिटल लीगो टू बैंक 12.5। ओके सर, ओके सर, ओके। कैपिटल लीगो टू बैंक 12,500, यार ये लास्ट में कर रखी है, कैपिटल लीगो टू बैंक 12,500 रुपये। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। कोई एडजस्टमेंट पर्टिकुलर आपको दिक्कत हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना या कमेंट मार देना। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो बच्चा पार्टी, बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। उसके बाद ये जैसे 50 रुपये वाली इक्विटी कैपिटल को 2.5 रुपये पे ला रहे हैं, 47.5 से रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा देखना भी। कितनी कैपिटल थी, 15,000 शेयर थे 50 रुपये वाले, पुरानी कैपिटल हो जाएगी डेबिट, 15,000 इंटू 50 7.5 लाख। नई कैपिटल है 2.5 रुपये वाली, 15,000 इंटू 2.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हो जाएगी क्रेडिट 37,500, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रीको अकाउंट में डाल दो 7,12,500। ऐसे था ये, मैंने बताया हुआ था आपको। ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में क्या है, और इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ खास ये वाला पॉइंट पढ़ लो, ये वाला पॉइंट पढ़ लो। लेंडर थे 1.5 लाख रुपए के, कंपनी के ऊपर 1.5 लाख रुपए उधार था किसी का। ठीक है सर। 12,000 तो प्रेफरेंस शेयर दे दिए 10 रुपए वाले, हो गया 1,20, और 12,000 इक्विटी शेयर दे दिए 2.5 रुपए वाले, हो गया 30। 1,20 और 30, 1.5 लाख का हिसाब क्लियर हो गया। यानी एंट्री क्या बनेगी, लोन उसका खत्म हो जाएगा, लोन यानी लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट कर देंगे 1.5 लाख, बदले में उसको क्या दे रहे हैं, 12,000 शेयर 10 रुपए वाले प्रेफरेंस 1,20, और 12,000 शेयर 2.5 रुपए वाले इक्विटी 30,000। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। और ये वाला पॉइंट है कि भैया जो कैपिटल रीको में पैसा इकट्ठा हुआ इससे पहले लॉसेज राइट ऑफ कर दो, फिर प्लांट राइट ऑफ कर दो। ये तो आता ही है, इसमें क्या है, कैपिटल रीको डेबिट टू P&L लॉस राइट ऑफ हो जाएगा, और टू प्लांट 35,000। ये है मेन बात। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस वाली कैपिटल को 7.5 लाख कर दो बढ़ा के, और 6.5 लाख, और इक्विटी वाली को बढ़ा के 7.5 कर दो। कौन सी वाली को, नॉमिनल, मतलब ऑथराइज्ड। इसका कुछ नहीं करना आपको, इसका जब बैलेंस शीट बनाओगे ना आप, और बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स दोगे जिसमें ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, उसमें आएगी 6.5 और 7.5, बस, और कहीं कुछ नहीं करना, और इस पॉइंट का कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं। और बैलेंस शीट कैसे बनती है भैया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैलेंस शीट ट्रिक की एक वीडियो है, पूरे सिलेबस की, कोई भी बैलेंस शीट बनानी है 6 मिनट की वो वीडियो है, देख लो। वो एक ऐसी ट्रिक है, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी उस एक सिंगल ट्रिक से, पूरे सिलेबस की। ओके सर जी, ओके सर जी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ये हम लेटेस्ट स्टडी मेटल यूज़ करके चल रहे हैं आपका। ओके जी। इसके बाद ये है एक एडजस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंक्रीज टू 6%। पहले से डिवेंचर्स कितने थे इस क्वेश्चन में, 5% डिवेंचर्स थे 80 लाख के। पहले तो कह रहे हैं इनका रेट 5 से बढ़ा के 6 कर देंगे, मतलब 5% वाले डिवेंचर्स कैंसिल कर देंगे, 6% वाले इशू कर देंगे। ठीक है सर। और 100 के एक डिवेंचर को 70 का बना देंगे। ओके ओके। ऑलरेडी कितने डिवेंचर्स हैं, 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, 80,000। 80,000 के 5% डिवेंचर्स हैं, 80,000 5% डिवेंचर्स हैं 100 रुपए वाले। आप उन्हें 80,000 6% डिवेंचर्स बनाओगे 70 रुपए वाले, यानी पुराने डिवेंचर्स डेबिट 80,000 इंटू 100 80 लाख, टू 6% वाले नए डिवेंचर 70 रुपए वाले 80,000 इंटू 70 56 लाख, और बाकी का डिफरेंस कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 24 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर।
और एक ये पॉइंट बहुत कीमती है बच्चों, टैक्सेशन लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेटल्ड, इसकी वजह से बहुत कीमती हो जाता है 3 लाख। सेटल्ड का मतलब पे हो गया। बच्चे क्या करते हैं, इसकी एक एंट्री करके छोड़ देते हैं, बच्चे इसकी एक एंट्री करके छोड़ देते हैं, क्या, ये वाली, कि भैया हमारे पास 2 लाख की पहले से तैयारी थी, प्रोविजन था, 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा, कैपिटल डिडक्शन में डाल दिया, टू लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। सेटल्ड लिखा है मतलब पेमेंट की ये एंट्री भी करो, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक 3 लाख, मतलब पहले ड्यू करो टैक्स को, पहले ड्यू करो। कितनी लायबिलिटी है टैक्स की, 3 लाख, जिसमें से 2 तो पहले से ही प्रोविजन है, 1 लाख कैपिटल रीको से ले लेंगे, फिर ड्यू करने के बाद पे भी करो, कैपिटल लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक। ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। एक ये बहुत ही कीमती क्वेश्चन है और इसकी एडजस्टमेंट बहुत कीमती है। ये आखिरी हमारा, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल में सारे इलस्ट्रेशन जैसे ही पॉइंट्स हैं, मैंने सारी इलस्ट्रेशन कवर अप करवा दी। आइए जरा इस क्वेश्चन को और ठिकाने लगा देते हैं, इससे बाहर कोई एडजस्टमेंट पेपर में नहीं दिखेगी आपको। बच्चों सबसे पहले इसमें देख लो शेयर कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर है 100 रुपये वाले। ठीक है सर, कह रहे हैं पहले तो ऑलरेडी 10,000 शेयर थे 100 रुपये वाले, पहले तो ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इंटू 10, एक शेयर के 10 टुकड़े कर दो, तो 10,000 शेयर्स के कितने हो गए, 1 लाख, 10 रुपए वाले। मतलब 10,000 इंटू 100 वाली कैपिटल को 1 लाख इंटू 10 वाली कैपिटल बना दो। मतलब पहले तो क्या होगा, पुरानी कैपिटल डेबिट, मैंने अभी बताया आपको, पुरानी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 10,000 इंटू 100 10 लाख, यानी 100 रुपये वाले, टू नई कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 10 लाख ही, लेकिन ये 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स डेबिट होगा 10,000 इंटू 100, क्रेडिट होगा 1 लाख इंटू 10। कह रहे हैं सब डिवीजन के बाद, आफ्टर सब डिवीजन शेयर होल्डर्स 50% पैसा सरेंडर कर रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख सरेंडर हो रही है, सरेंडर हो रही है, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं तो बच्चों कहाँ डालोगे, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं तो बच्चों कहाँ डालोगे, बताओ बताओ बताओ, शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख तो शेयर सरेंडर 5 लाख। क्या हो रहा है, ये दोनों एंट्रीज क्वेश्चन ने मर्ज करके लिख दी है। पुरानी कैपिटल को डेबिट किया 10 लाख रुपए, हाँ पुरानी कैपिटल को डेबिट किया 10 लाख रुपए 100 रुपए वाली को, और नई जो 10 रुपए वाली है वो पहले 10 लाख क्रेडिट हुई थी, फिर 5 लाख डेबिट भी हो गई क्योंकि शेयर सरेंडर हो गया, उसको केवल 5 लाख लिख दिया और बाकी 5 लाख शेयर सरेंडर में दिखा दिया। ऐसे करके लिखा है कि भाई 10 लाख की कैपिटल में से 5 लाख सरेंडर हो गई और बची 5 लाख की वो 10 रुपए वाली बन गई। 100 रुपए वाली 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल में से 5 लाख सरेंडर होगी, बची 5 लाख की 10 रुपए वाली बन गई, बची 5 लाख की शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली बन गई। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद लिखा है, ये बहुत ही कीमती पॉइंट है, क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इज रिड्यूस बाय 75%। क्लेम का मतलब उनका मूल और ब्याज दोनों, 2 लाख का मूल और 24,000 का ब्याज, बच्चे इसमें ब्याज लेना भूल जाते हैं। क्लेम का मतलब मूल ब्याज दोनों, तो 2,24,000 का 75% वो माफ कर रहे हैं, यानी 168। 2 लाख का 75% 1.5 लाख, 24,000 का 75% 18, टोटल माफ कर रहे हैं 168। और लायबिलिटी वाले अपना पैसा माफ कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब जब हमें पैसे की माफी मिलेगी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा, जब जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद कह रहे हैं जो शेयर सरेंडर हुए थे, शेयर सरेंडर में कितने पैसे पड़े थे, ये देखो अभी 5 लाख। कह रहे हैं इनमें से आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 10 रुपए वाले शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बना दो। ओ माय गॉड, मतलब इस 5 लाख में से, इस 5 लाख के शेयर सरेंडर में से 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स बना दो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, बाकी क्या लिखा हुआ है, बाकी कह रहे हैं इसमें से 50 उनको दे दो, ट्रेड पेबल वालों को, इक्विटी इन शेयर्स को ट्रेड पेबल वालों को दे दो। देखो ट्रेड पेबल कितने के थे, ट्रेड पेबल थे हमारे 72,000 के। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था ट्रेड पेबल ने 50% तो माफ कर दिया और बाकी के बदले वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं सरेंडर्ड वालों में से। तो 72,000 में से 50% तो माफ हो गया, 36, बाकी 36 का क्या होगा, हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 5 लाख के जो ये शेयर सरेंडर हुए थे इसमें से 1 लाख तो एक प्रेफरेंस बना दिए और 36,000 के दे दिए क्रेडिटर्स को, बचे 364 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है सर, और ऊपर ट्रेड पेबल को खत्म करना ना भूलें, क्यों, उनकी पूरी उधारी खत्म हो चुकी है, आधा माफ हो गया, आधे शेयर दे दिए, तो उनको डेबिट करके उनको भी खत्म कर देना है। ट्रेड पेबल टू रिको 70 to 70 खत्म, खत्म।
और कोई भी एडजस्टमेंट आपकी अपनी तरफ से है तो जरूर पूछें, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या कमेंट करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सी वीडियो लाऊं। 17,000 का टारगेट जल्दी पूरा कराओ, एमसीक्यूज भी फिर मैं डालता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। चार्ट रिवीजन बैच के एक और खूबसूरत लेक्चर के अंदर आप सभी खूबसूरत बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो ठिकाने लगाने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी आर यू रेडी? यस सर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टेन बच्चा पार्टी लाइक और कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको को दिल से धन्यवाद करूंगा। ठीक है सर, हम कर देंगे। ओके, थैंक यू। बच्चों हमने क्या किया है, ये नोट्स आपको चार्ट के रूप में मिल ही जाएंगे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। हमने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स है, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक डाटा आपको दिया रखा होता है, नीचे एडजस्टमेंट्स होती हैं और कहते हैं भैया दूसरी बैलेंस शीट या P&L बना करके दिखाओ एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने के बाद। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने में दिक्कत आती है कि एडजस्टमेंट का किसका इफेक्ट होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैसे कैसे, इसमें परेशानी आती है। हाँ सर, हर एक एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर की है, जो आपको दिक्कत करती है, उसे मैं परोस करके यहाँ ले आया हूँ। अलग अलग एडजस्टमेंट्स बना दी हैं। हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक SPL का और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है हर एक एडजस्टमेंट के लिए। और कौन सी एडजस्टमेंट का SPL पे क्या इफेक्ट होगा और बैलेंस शीट, SPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा वो शो कर दिया। एक एक करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखते रहो, अंत तक जुड़े रहो। और लास्ट में कुछ की नोट्स भी आपको दूंगा, जहाँ से हमारे ये की नोट्स ऐसे वहाँ से MCQ भी बन जाते हैं। कई बार आया भी हमारे इन की नोट्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का MCQ पिछले से पिछले अटेम्प्ट में। एंड प्यारे बच्चों, SPL याद करने की ट्रिक भी दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। तो बिल्कुल अंत तक जुड़े रहेगा। लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दो, अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ बच्चा पार्टी लाइक कर दो, बिना लाइक के हमें क्या मिलता है बताओ? कुछ नहीं सर, कर देंगे। ठीक है सर। सबसे पहली एडजस्टमेंट आ रही है बच्चा पार्टी, क्लोजिंग स्टॉक। ये सबसे पहले ले लिए मैंने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों को थोड़ी वैसे भी दिक्कत रहती है और बच्चे जो है सोचते हैं कि यार ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, कब अंदर कब बाहर, कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी बाहर, कभी एक इफेक्ट कभी दो इफेक्ट। समझा देता हूँ, समझा देता हूँ। एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कुछ सारे सिलेबस के चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पर हैं। बाकी क्वेश्चंस RTP PYQ MCQ लेक्चर्स, चार्ट की हार्ड बुक, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, ये सब फैसिलिटीज बैच वाले बच्चों के लिए। बहुत नॉमिनल प्राइस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए। इफ अपीयरिंग ओनली इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक केवल और केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है आपको, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं। उसका मतलब ये है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाने का मतलब ये है कि P&L वाला इफेक्ट उसका कंसिडर हो चुका है, आपको केवल बैलेंस शीट में लिखना। और इतना तो तुम जानते ही होगे कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक, जिसे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो एसेट्स में करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। एसेट्स वाली हेडिंग में करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज नाम से शो करेंगे। जो ग्रीन हमने कर रखा है ये इफेक्ट है, बाकी पूरा फॉर्मेट हमने दिखाने के लिए बनाया है। इफेक्ट ये जाएगा, ये जो ग्रीन हमने कर रखा है यहाँ इन्वेंट्रीज में शो करेंगे बस, और कहीं नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, बाहर है तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही जाएगा। फर्स्ट की B एडजस्टमेंट। साथ ही साथ जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चेंजेस इन इन्वेंट्रीज होता है, जिसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके लिखते हैं, यहाँ पर भी ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे और जो आएगा वो लिख करके चलेंगे। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसके दो इफेक्ट। वैसे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम हो उसका एक ही इफेक्ट जाना है, एक दूसरे हो चुका है। ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी आइटम है उसके दो इफेक्ट जाने हैं। ठीक है सर। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में। बाहर है तो बैलेंस शीट में एसेट में तो जाएगा ही, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के नाम से। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है, जिसमें फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वहां पर भी क्लोजिंग में लिख करके चलेंगे। ओपनिंग में से माइनस कर देंगे और जो आएगा उसे शो करके चलेंगे। नेगेटिव आए तो ब्रैकेट लगा देंगे, पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस प्यारे बच्चों जो आपने इनकर कर दिए हैं, वो एक्सपेंसेस प्यारे बच्चों जो आपने इनकर कर दिए हैं, अभी पे नहीं किए, अभी पे नहीं किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है ऑफिस में, उनकी लेट सपोज सैलरी बनती है सबकी इस मंथ की मिला करके 1 लाख रुपए लेट सपोज,
और मैंने अभी उसमें से 80% पेमेंट करी है, 20% अभी पे नहीं किया है। उन लोगों ने काम कर दिया, उनका काम पूरा है, मैंने उनसे काम करा लिया, मैंने अपना खर्चा इनकर कर लिया। इनकर मतलब अपने कंधों पर काम करवा लिया, अपने कंधों पर खर्चे की जिम्मेवारी ले ली, पे नहीं किया अभी, आउटस्टैंडिंग है। इसको आउटस्टैंडिंग इसलिए कहते हैं कि आउट यानी बाहर, स्टैंडिंग यानी खड़े हैं। वो पैसा मांगने वाले लोग बाहर ही खड़े, बिल्कुल अभी देना उनको पैसा। क्यों? उनका काम पूरा हो चुका है, अभी बताया जैसे मैंने। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा ही आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग है तो इसमें आ जाएगा, और अपना ये अदर करंट लायबिलिटी है तो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है सर। और दूसरा एसपीएल में कहाँ जाएगा? एसपीएल में प्यारे बच्चों अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इसी में ऐड होगा। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर, ओके सर। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसे मैं अदर एक्सपेंस मान करके चल रहा हूँ कि वो ये एक्सपेंसेस में से नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई और है तो अदर एक्सपेंस में ऐड करेंगे। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय बेनिफिट, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो अकॉर्डिंगली वहीं पे ऐड होगा, अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ पी एंड एल में एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये सब चार्ट के रूप में बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ मिलेगा आपको बैच के अंदर चार्ट में, तो चिंता ना करें, चिंता ना करें। ठीक है सर, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, अभी इसको देखिए अंत तक, एक वीडियो और आएगी, दोनों में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चंस के लिए मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन से बैच ले लो, पूरा 30 आवर्स में पूरा कवर्ड है भाई, पूरा सिलेबस कवर्ड है 30 आवर्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है प्यारे बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा कर दीजिए बच्चा पार्टी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, वो लायबिलिटी है तुम्हारी, वो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में जाएगा, एसपीएल में भी जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो पैसा एडवांस में ही पे कर दिए, जो पैसा एडवांस में ही पे कर दिए, तो ये क्या होगा? ये एक एसेट होगा, ये एक एसेट होगा, ये करंट एसेट में जाएगा, करंट एसेट में जाएगा। जिस भी एसेट के लिए एडवांस पे किया उसमें मैंने अदर करंट एसेट में शो कर दिया, अदर करंट, हाँ ज़्यादातर वैसे अदर करंट एसेट में ही आएगा ये। ठीक है सर, ठीक है सर। और पी एंड एल में इसका क्या इफेक्ट होगा प्यारे बच्चों? एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे। सर क्यों एक्सपेंसेस में से लेस क्यों कर रहे हैं भाई? अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ये इस साल का है ही नहीं, ये अगले साल का है, तुमने अभी प्री पे कर दिया। प्रीपेड का मतलब होता है अगले साल का खर्चा अभी पे कर दिया, प्री पहले ही पे कर दिया, अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है भाई अगले साल का खर्चा इस साल के पी एंड एल में हम नहीं लेंगे, इसमें केवल इसी साल से रिलेटेड लेंगे। आउटस्टैंडिंग वाला क्यों ऐड किया था? क्योंकि इसी साल का था, पे किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, इसी साल का था तो ले लिया था। प्रीपेड भले ही पे कर दिया है फिर भी इस साल में नहीं लेंगे क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है, वो खर्चा है अगले साल का, अगले साल के पी एंड एल में जाएगा। पे तुमने अभी कर दिया भले उससे कोई मतलब नहीं है, पे अभी करो मत करो उससे मतलब नहीं है। अगर करंट ईयर का खर्चा है तो आएगा पी एंड एल में, करंट ईयर का नहीं है तो नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का था, ऐड कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस करंट का नहीं है, अगले साल का खर्चा है तो यहाँ से हटा देंगे, हटा देंगे। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कुछ प्रीपेड है वहाँ से हटा देंगे, इंटरेस्ट में कुछ प्रीपेड है वहाँ से हटा देंगे। अभी मैंने अदर एक्सपेंस मान लिया तो अदर एक्सपेंसेस से हटा दिया, अदर एक्सपेंसेस से हटा दिया। उसके बाद इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग ये क्या है प्यारे बच्चों? लिख लीजिएगा इसे, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब हम मैं बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कहने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा। वो पैसा प्यारे बच्चों तुमने अपनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जस्ट उल्टा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था? दूसरे से काम करवा लिया, पैसे तुमने दिए नहीं। इनकम आउटस्टैंडिंग क्या है? हमने किसी का काम कर दिया उसने हमें पैसे नहीं दिए, इनकम आउटस्टैंडिंग चल रही है। वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में हमारे गेट के आउटस्टैंडिंग कोई बाहर खड़ा था मांगने के लिए, इनकम आउटस्टैंडिंग में हम किसी के गेट के बाहर खड़े हैं पैसे मांगने के लिए। ठीक है सर, तो इसे कहाँ दिखाएंगे? एक तो अदर इनकम में ऐड करेंगे। सर मिला तो है ही नहीं पैसा, यही तो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो कहता है भले ही पैसा मिला ना हो तुमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी ना, आज नहीं तो कल मिलेगा ना। करंट ईयर में तुमने वो परफॉर्म किया ना सर्विस जिसके बदले तुम पैसा मांग रहे हो, तो करंट ईयर के पी एंड एल में लेना पड़ेगा, बात खत्म। पैसा मिले तुम्हें अगले साल, पिछले साल, बाद में मिले ना मिले, बैड डेट में डालना वो बाद की बात है। तुमने करंट ईयर में सर्विसेज परफॉर्म करी है, हाँ, इनकम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में, अदर इनकम है।
पैसा मिले ना मिले वो बात की बात है। दूसरा इफेक्ट करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में, क्यों? पैसा मिलने वाला है, जो भी चीज़ मिलने वाली होती है वो हमारा एसेट होती है। पैसा आया नहीं, आने वाला तो है ना, हाँ, और जल्दी ही आएगा क्योंकि सर्विस हम अपनी पूरी कर चुके हैं, जल्दी ही आएगा, इसलिए करंट एसेट में, अदर करंट एसेट में शो करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तुम समझ सकते हो, काम किया नहीं है पैसे ले लियो। पीके मूवी देखिए, रिमोट दिया नहीं है पैसे ले लिए, काम नहीं किया हमारा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे से फीस ले लूँ और मैं उसे पेमेंट ना करूँ, मैं उसे क्लासेस ना दूँ, तो ये होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मना नहीं कर रहा देने के लिए, पर ये कह रहा हूँ कि अभी आपको कुछ दिन लगेंगे प्रोसेस होने में, तब तक वो रहेगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पैसा लेके बैठा हूँ, काम किया नहीं है, पैसा लेके बैठा हूँ, काम किया नहीं है। तो प्यारे बच्चों, एक तो क्या होगा, ये एक तो ये करंट लायबिलिटी बनेगा। करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी, पैसा ले लिया, काम नहीं किया, काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। एडवांस पैसा इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दें। एडवांस पैसा इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर दें बच्चे पर। ओके सर, ओके सर। और दूसरा इफेक्ट प्यारे बच्चों, अदर इनकम में से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट प्यारे बच्चों, अदर इनकम में से लेस कर दी जाएगी, हटा देंगे। क्यों? एडवांस इनकम मीन्स अगले साल की, इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, इस साल से हटाओ। यही तो है अकाउंट्स का मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो एडवांस पैसा है मीन्स इस साल का नहीं, अगले साल का, इस साल के P&L से हटाओ, अदर इनकम से लेस। डेप्रीसिएशन आप सभी जानते हैं, P&L में तो अलग ही हेडिंग होती है इसकी, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से, और बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से, यानी एसेट में से लेस कर देते हैं। ये तो डेप्रीसिएशन तो सभी को आता होगा। P&L में अलग हेडिंग है और बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी एसेट में से लेस कर देते हैं। बच्चों, हमने 2 बुक्स भी बनाई हुई हैं, एक फ्लो चार्ट बुक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और एक ट्रिक बुक है मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन चैप्टर्स के लिए। उन दोनों के डेमोज देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, बहुत मदद आपको मिलेगी। और अगर उनको आप पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर DM करें। कीवर्ड्स के साथ है 60-60 पेज के अंदर, आगे पीछे मिला के दोनों बुक्स, सब कुछ कवर्ड है उनके अंदर। बहुत 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 जल्दी आपका पूरा एडवांस अकाउंट वहाँ से कवर हो जाएगा। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लग गई, गोदाम में सामान रखा था उसमें आग लग गई, तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, जो खरीदा हुआ सामान है वो कम हो जाएगा, परचेजेस मेरी लेस हो जाएगी। परचेज यानी खरीदा हुआ सामान, उसमें आग लग गई तो वो कम हो, परचेजेस कम करो। आग लग गई, खरीदा हुआ सामान 1 लाख का सामान खरीदा था, परचेजेस थी 1 लाख, 10,000 की, आग लग गई उसमें, तो हटाओ, परचेज 90,000 की रहेगी। यस सर, यस सर, तो वहाँ से हटाओ। और दूसरा अदर एक्सपेंसेस में ले जाना। लॉस कोई भी हो हमेशा अदर एक्सपेंसेस में शो करते हैं P&L। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर के दोनों इफेक्ट P&L पर ही रहेंगे, दोनों इफेक्ट P&L पर ही रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। जैसे आप परचेज कम करोगे वो स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा बैलेंस शीट में, डोंट वरी। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्टॉक भी तो कम होना चाहिए, बैलेंस शीट में आग लगी है, परचेज कम कर दिया आपने। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस जो भी आपने सेल कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप परचेज कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सामान लाए थे खरीद कर बेचने के लिए, परचेज किया था, लेकिन मालिक अपने घर निकाल करके ले गया पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए टी शर्ट का शोरूम है, मालिक लाया था टी शर्ट खरीद के बहुत सारी इकट्ठी होलसेल में आगे बेचने के लिए, उनमें से कुछ टी शर्ट वो अपने घर ले खुद पहनने के लिए, उसे कहेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या एंट्री होगी? एक तो परचेजेस कम हो गई हमारी, बिजनेस वाली परचेज, हमने सामान खरीदा था उसमें से कुछ सामान हम घर ले गए, परचेज में से लेस करेंगे, परचेज में से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है सर। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? भाई ड्राइंग तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल से लेस होती है। ड्राइंग यानी मालिक जो अपने घर ले गया है बिजनेस की चीज़, तो उसे कहाँ से एडजस्ट करते हैं? मालिक के पैसे में से, कैपिटल में से। मालिक का रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस और मालिक के बीच की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो मालिक ने अगर बिजनेस को कुछ दिया है तो कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाता है। मालिक बिजनेस के कुछ सामान को अपने लिए ले गया है तो कैपिटल से लेस हो जाता है, जैसे कि ड्राइंग्स बच्चा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज एसेट रीवैल्यूड एट हायर वैल्यू। जंगल पता चला है मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, 1 लाख की थी अब बढ़ के 1,20,000 हो गए, तो P&L में तो कुछ नहीं होना उसका, बैलेंस शीट पर ही इफेक्ट आएगा। क्या? एक तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसेट साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा 20,000 से, हम मशीनरी को 20,000 बढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ
रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से शो करेंगे 20,000। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड भी 20,000 आ गया, एसेट साइड भी 20,000 आ गया, मेरी बैलेंस शीट टैली रही। P&L पे कोई इफेक्ट नहीं है। सर एक बात बताओ, एसेट की वैल्यू बढ़ जाना हमारे लिए एक फायदा है, हमारे एसेट की, हमारी संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई, चलो आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। पर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि P&L पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है? सर अच्छी बात है, इनकम है, एक फायदा है, एक फायदा हमेशा P&L अकाउंट में जाता है। सर फायदा तो है, पर प्यारे बच्चों वो रखे हुआ, वो एसेट अभी आपके पास रखा हुआ है, वैल्यू 1 लाख की थी, मार्केट पता क्या 1,20 निकली, पर वो 20,000 आपकी जेब में थोड़ा ना आया है, रखे हुए सामान की वैल्यू बढ़ गई है, पर तुम्हें कुछ मिला थोड़ी है, बस खुशी मिली है कि वैल्यू बढ़ गई सामान की। तुमने सोना खरीदा आज 1,20,000 रुपए का 1 तोले, कल वो हो गया 1,30,000 का, तो तुम बस खुशी तो होगी कि चलो हमारा जो सामान रखा हुआ है वो उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ गई है हमारे पास। तुमने बेच थोड़ा ना दिया अभी वो सोना, बेच करके वापस तुम्हारे पास 10,000 रियलाइज थोड़ा ना हो गया। आज बढ़ा है, कल को घट भी सकता है सोना, आज मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, कल को घट भी सकती है, इसलिए इस फायदे को P&L में ट्रांसफर नहीं करते, रिजर्व बना के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। कल को अगर एसेट की वैल्यू घटेगी तो फिर काम आएगा ये पैसा, रिजर्व में डालते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है सर, आगे की एडजस्टमेंट्स अगली क्लास में। और ट्रिगर बुक और ट्रिक बुक के अंदर बच्चा पार्टी अगर उनके लेक्चर्स भी आपको करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसके फीचर्स और डेमो सब अवेलेबल है। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, 2 अटेम्प्ट तक वैलिडिटी है, मात्र 90 to 100 आवर्स में सारी कवरेज है, 4 हार्ड बुक हैं, MCQs पे पूरी प्रैक्टिस है, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, 24/7 डाउट सपोर्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बैचेस लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कंसोलिडेशन के स्टडी मटेरियल में जितने भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हैं सबकी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अभी डिस्कस करा दूंगा इस एक सिंगल वीडियो में, एंड तक जरूर देख लेना। वहाँ से छांट के पॉइंट उठा लिए हैं, जिसमें भी दिक्कत है, जो आपको तंग करते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। और ये एडजस्टमेंट पेपर में आनी ही आनी है, क्योंकि इन्हीं से बेस बनता है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन का। तो एक लाइक कर दो बच्चा पार्ट फटाफट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि मैराथन आ गया है, फटाफट मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको मिले, आने वाला है मतलब। और सब्सक्राइब करके कमेंट करो, अब की बार इंटर पार, पॉजिटिविटी फैला दो जितना हो सके। प्यारे बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जी, ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 है आपके सामने स्टडी मटेरियल के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एक रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है बच्चा पार्टी। अब रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट बच्चों को बड़ा तंग करती है, मैं बता देता हूँ एक बार में रिवैल्यूएशन का क्या होना है। प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन पे 2 बातें हो सकती हैं, एसेट बढ़ेगा या एसेट घटेगा। इस क्वेश्चन में दोनों थे, एक एसेट 50,000 से बढ़ रहा था और एक एसेट 5,000 से घट रहा था। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50,000 का प्लस कर देना और रिवैल्यूएशन लॉस जो 5,000 है उसे माइनस कर देना, या मैं यूँ कहूँ नेट कर लेना। 45,000 का जो इंक्रीज हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, उसे प्यारे बच्चों माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में एक तो प्लस करना। ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब अगर 45,000 से वैल्यू आपकी बढ़ गई है तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी लगेगा। हाँ सर, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो भी लगेगा उसे यहाँ माइनस करना है। 4250 इस क्वेश्चन के हिसाब से 50,000 के एसेट पर 10% का रेट था, 5,000 ये था हमारा, और 5,000 पे 15% का रेट था 750 ये, 5,000 माइनस 750 4250 आ रहा था। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनस होगा। तो प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन माइनस। सर लेसर डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन होता तो प्लस कर देते बच्चा पार्टी। मान लीजिए रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू घट गई है, केवल बढ़ी नहीं है, घट गई है, नेट में वैल्यू रिड्यूस्ड आती, 45,000 रिड्यूस्ड आती है अगर नेट में, तो ये रिडक्शन हम प्लस कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या करना है, और क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें तो ये तो माइनॉरिटी वाला हिस्सा है केवल और केवल। हाँ, और इसी प्रकार से जो होल्डिंग वाला हिस्सा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्ट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में होल्डिंग के पास 80% शेयर थे, तो रिवैल्यूएशन का और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का जो भी 80% इफेक्ट है वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा और 20% इफेक्ट यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ जाएगा। और क्या करना है, और प्यारे बच्चों यहाँ पीपीई की वैल्यू निकालते वक्त भी ये आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देना है। और जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो नई वैल्यू पे लगाना, रिवैल्यूड फिगर पे लगाना। ठीक है सर। और सब्सिडरी की जो फिगर यहाँ पे उठाओगे वो बिल्कुल रॉ उठाओगे, रिवैल्यूएशन से पहले वाली, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस तुमने अलग से एडजस्ट किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
अगली बात अगली बात अगली बात अगली बात अगली बात अगली बात अगली बात, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अभी कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, ये रहा। इसको इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने में बच्चों को दिक्कत है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने में देखो क्या है, इसमें ओपनिंग बैलेंस था 30,000, 1 जुलाई को होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आया है और क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 40, तो साल के दौरान कितना कमाया, 10,000। साल के दौरान कितना कमाया, 10,000। अब उस 10,000 में जो 3 महीने का हिस्सा है 10,000 इंटू 3/12, ये भी प्यारे बच्चों प्री में ही आएगा, याद रखना, ये भी प्री में ही आएगा। क्यों, ये भी 1 जुलाई से पहले का ही है। तो 30,000 प्लस 10,000 इंटू 3/12, ये होगा टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 1 अप्रैल को बैलेंस 30,000, आखिरी डेट को 40, तो साल के दौरान कमाया 10,000। तो जो 30,000 है ये तो प्री ही है क्योंकि ये 1 जुलाई से पहले, और अप्रैल मई जून का वो भी प्री होगा 10,000 इंटू 3/12, वो भी आएगा, उसे लेना ना भूलें, उसे लेना ना भूलें। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते वक्त अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो यहां लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट में, गुडविल में, और अगर रिवर्स केस है तो कैपिटल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 9। इसमें क्या था प्यारे बच्चों, जो सब्सिडरी ने होल्डिंग को डिविडेंड दिया था वो प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ प्रॉफिट में से दिया था, तो होल्डिंग को क्या करना चाहिए था, उसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना चाहिए था, उसने P&L में डाल दिया। तो ऐसे केस में क्या करोगे, एक तो जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते वक्त यानी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हो, वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, और दूसरा भाई होल्डिंग के प्रॉफिट्स में से भी माइनस होगा, ये मत भूल जाना, होल्डिंग के P&L में भी जुड़ गया, वहां से भी माइनस होगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। एक तरफ एसेट से माइनस होगा गुडविल की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और दूसरी तरफ होल्डिंग के प्रॉफिट में से भी माइनस होगा, रिजर्व सरप्लस वाले नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है सर। और प्रैक्टिकल 10 तो पूरा ही करा दिया भाई, हर एक एडजस्टमेंट समेत, हर एक एडजस्टमेंट समेत। चैनल पे चले जाओ, सुपर 7 क्वेश्चन नंबर 6 कंसोलिडेशन के नाम से थंबनेल है, ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल 10 मिल जाएगा वहाँ पे। ये एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो कंसोलिडेशन पूरा रिवाइज हो जाएगा। वैसे सारी एडजस्टमेंट है इस एक क्वेश्चन में, और सारे क्वेश्चन 1 घंटे में चाहिए तो मुझे DM करो, PDF भी फ्री दूंगा, कंसोलिडेशन के सारे क्वेश्चन ट्रिक वे में 1 घंटे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।